नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केरल पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित उच्चतम न्यायालय की अधिसूचना का विरोध कर रहा है। भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। वर्ष 2022 से नागरिकों के लिए टेली लॉ सेवा को निःशुल्क किया जा रहा है। चावल या धान के रकबे में कमी आई है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच के 7वें सत्र का आयोजन किया गया। और भारतीय स्टेट बैंक के एक अध्ययन के अनुसार कुल लक्षित किसानों में से केवल 50% किसानों को ही ऋण माफी का लाभ मिला। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केरल पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित उच्चतम न्यायालय की अधिसूचना का विरोध कर रहा है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को निर्धारित करने का निर्देश दिया था। ये अनिवार्य ESZ प्रत्येक संरक्षित वन भूमि, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की निर्धारित सीमाओं से लेकर 1 किलोमीटर क्षेत्र तक होंगे। इस निर्णय के बाद केरल राज्य विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया। इस संकल्प में केंद्र सरकार से राज्य की मानव बस्तियों, कृषि भूमियों और सार्वजनिक संस्थानों को ESZ के दायरे से बाहर रखने का आग्रह किया गया था। अगर 1 किलोमीटर का ESZ अधिसूचित किया जाता है तो कृषि भूमि सहित लगभग 4 लाख एकड़ मानव बस्तियां उस दायरे में आ जाएंगी। इससे संरक्षित क्षेत्रों के निकट रहने वाले लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होगा। इसके अलावा राज्य के हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्रों के लिए शॉक ऑब्जर्वर के रूप में बनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानवीय गतिविधियों से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करना है। ESZ संक्रमण क्षेत्र की तरह होते हैं। ये संरक्षण क्षेत्र अधिक संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों से थोड़े कम संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्र होते हैं। ESZs को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में ESZ के निर्धारण के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर भूमि को पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का उपबंध शामिल है। इस 10 किलोमीटर का दायरा संरक्षित क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अगली खबर निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। ये पेपर 2 का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के कारण उनका पद रिक्त होने जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 62 के उपबंध 1 के तहत इस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया को कार्यकाल की समाप्ति यानी 5 वर्ष से पहले पूरा किए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में शामिल हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपको बता दें कि इसमें नोट करने वाली बात है कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। इसमें विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक मतों का कोटा हासिल करना होता है। ये कोटा डाले गए कुल वैध मतों का 50% प्लस 1 होता है। दल बदल रोधी कानून राष्ट्रपति चुनाव में लागू नहीं होता है। इस तरह से निर्वाचक दलगत आधार पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। इस चुनाव में प्रत्येक निर्वाचक के मत का मूल्य पहले से निर्धारित होता है। प्रत्येक सांसद के लिए मत का मूल्य 708 निर्धारित किया गया था। हालांकि इस बार जम्मू और कश्मीर में विधानसभा नहीं होने के कारण संसद सदस्य के मत का मूल्य 708 से घटकर 700 हो गया है। आम चुनाव में लोग सांसद या विधायक का चुनाव करते हैं, जिसमें 1 वोट 1 व्यक्ति होता है, जबकि सांसद या विधायक मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के लिए एक सांसद के मत का मूल्य सांसदों के लिए निर्धारित कुल मतों को सांसदों की कुल संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। वहीं एक विधायक के मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या से विधायकों की कुल संख्या को डिवाइड करके और उसमें 1000 का गुणा करके निकाला जाता है। वर्ष 2022 से नागरिकों के लिए टेली लॉ सेवा को निःशुल्क किया जा रहा है।
न्याय विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने कानूनी सेवाओं के एकीकृत वितरण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार नालसा प्रत्येक जिले में केवल टेली लॉ कार्यक्रम के लिए 700 वकीलों की सेवाएं प्रदान करेगा। पैनल में शामिल ये वकील रेफरल वकीलों के रूप में भी काम करेंगे। ये मुकदमेबाजी से पहले के चरण में विवाद से बचने में सहायता करेंगे। साथ ही ये विवाद समाधान तंत्र को भी मजबूत करेंगे। टेली लॉ पहल वर्ष 2017 में विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग ने शुरू की थी। ये पहल एक विश्वसनीय और कुशल ई इंटरफेस प्रदान करती है। ये मुकदमेबाजी से पहले विवाद समाधान के उपाय भी सुझाती है। टेली लॉ पहल कानूनी मदद मांगने वाले हाशिए पर रह रहे लोगों की कानूनी सहायता को अधिक महत्व देता है। ये 1 लाख ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर में उपलब्ध टेली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना का प्रयोग करती है। इनकी मदद से ये पैनल के वकीलों से संपर्क को संभव बनाकर कानूनी सलाह प्रदान करती है। आपको बता दें कि नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है। इसे समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए गठित किया गया है। विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए ये लोक अदालतों का भी आयोजन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक हैं। नालसा भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थित है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी गठित किए गए हैं। चावल या धान के रकबे में कमी आई है। खरीफ फसलों के तहत कुल बोए गए क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। वहीं इसके विपरीत चावल का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 17.4% कम हो गया है। इसका कारण है उत्तर भारत के चावल उगाने वाले क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा की कमी। और चावल उगाने वाले ये क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। धान के रकबे में आई इस कमी से चिंताएं भी बढ़ गई हैं। और इस चिंता का कारण ये है कि भारत विश्व में चावल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। विश्व में चावल निर्यात में भारत की 40% से अधिक हिस्सेदारी है। ऐसे में उत्पादन में किसी भी कमी की दशा में चावल के आयात के विकल्प सीमित हैं। भारत में चावल की खेती की बात करें, चावल खरीफ की फसल है। इसकी खेती के लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और उच्च आर्द्रता तथा वर्षा की आवश्यकता होती है। जलोढ़ चिकनी मिट्टी की जलधारण क्षमता अच्छी होती है, इसलिए धान की सबसे अच्छी पैदावार इसी मिट्टी में होती है। चावल की खेती के कई तरीके हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोपण की, यानी ट्रांसप्लांटेशन। इसमें बीजों को पहले नर्सरी में बोया जाता है और 3-4 पत्ते दिखाई देने पर पौधे को मुख्य खेत में रोपा जाता है। दूसरा है ड्रिलिंग विधि। इसमें एक व्यक्ति हल से जुताई करता है, दूसरा व्यक्ति बीज बोता है। तीसरी विधि है प्रत्यक्ष बीजरोपण विधि। इसमें चावल के बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं। और अन्य विधि है चावल गहनता प्रणाली। ये संचित चावल की उत्पादकता बढ़ाने की एक पद्धति है। इसमें पौधों, मिट्टी, पानी और पोषक तत्वों के प्रबंधन में बदलाव लाकर विशेष रूप से जड़ की बेहतर वृद्धि करके उपज बढ़ाई जाती है। अगली खबर आपदा प्रबंधन से संबंधित है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच। हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय ने जीपी 2022 के 7वें सत्र का आयोजन किया है। जीपी 2022 आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति का आकलन और चर्चा करने के लिए मुख्य वैश्विक मंच है। बाली एजेंडा फॉर रेजिलियंस में वर्णित जीपी 2022 के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण में पूरे समाज को शामिल करने का दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें कोई भी पीछे न छूटे के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास और वित्तीय नीतियों तथा कानून एवं योजनाओं के केंद्र में होना चाहिए। ये सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना निर्माण और कार्यान्वयन में एक सहभागिता तथा मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग आपदाओं से अलग अलग तरह से प्रभावित होते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के साझा उद्देश्य हैं। सुभेद्यता को कम करना और क्षमता तथा लचीलापन बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय की बात करें तो ये आपदा जोखिम में कमी के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एक विशेष एजेंसी है। ये सेंडाई फ्रेमवर्क का संरक्षक भी है। ये सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन, निगरानी और प्रगति की समीक्षा में देशों और समाजों का समर्थन करता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क वर्ष 2015 के विकास एजेंडे के बाद पहला बड़ा समझौता था। ये आपदा जोखिम से विकासात्मक लाभों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदस्य देशों को मजबूत कार्रवाई उपाय उपलब्ध कराता है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र और किसान ऋण माफी से संबंधित है।
भारतीय स्टेट बैंक के एक अध्ययन के मुताबिक कुल लक्षित किसानों में से केवल 50% किसानों को ही ऋण माफी का लाभ मिला है। SBI के अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2014 के बाद से कृषि ऋण माफी योजना का लाभ कुल लक्षित किसानों में से केवल 50% किसानों को ही मिल पाया है। वर्ष 2014 के बाद से 9 राज्यों ने कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की थी और केवल आधे लाभार्थियों को ही लाभ मिल सका। इसका कारण ये है कि राज्य सरकारें किसानों के दावों को खारिज कर देती हैं। वादों को पूरा करने के लिए सीमित या कम राजकोषीय विकल्प मौजूद हैं और अक्सर ऐसा भी होता है कि घोषणा के बाद सरकारें बदल जाती हैं। ऋण माफी नीतियों से संबंधित कई मुद्दे हैं। दरअसल वैसे देखा जाए तो ऋण माफी किसी समस्या का हल तो नहीं है। ये नैतिक खतरा पैदा करती है क्योंकि ये ऋण की राशि को चुकाने के लिए लोगों को हतोत्साहित करती है। इस वादे को पूरा करने के लिए राज्यों को ज्यादा ऋण लेना पड़ता है। इससे निजी क्षेत्र को अपने व्यापार विस्तार के लिए निवेश के लिए बैंकों से पर्याप्त पूंजी नहीं मिल पाती है और इस तरह ये अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट इफेक्ट का कारण बनता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट एक आर्थिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के मुताबिक सरकारी खर्च के बढ़ने से सरकार अधिक ऋण लेने लगती है। इससे निजी क्षेत्र के लिए ऋण प्राप्त करना काफी महंगा हो जाता है और वो पर्याप्त निवेश नहीं कर पाता है। एक राज्य में ऋण माफी दूसरे राज्यों पर भी ऐसे ही कदम उठाने के लिए दबाव बनाती है। इस अध्ययन में अन्य और भी कई निष्कर्ष हैं। वर्ष 2017-18 और वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान पूरे भारत में किसानों की औसत आय में 1.3 से 1.7 गुना वृद्धि हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तेजी से बाजार मूल्य के अनुरूप होता जा रहा है। इससे किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिली है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना बड़ी संख्या में किसानों को औपचारिक ऋण व्यवस्था के दायरे में लाने में सहायक रही है। अध्ययन में कहा गया है कि स्वयं सहायता समूहों के पास पूरे भारत में लगभग 10% गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने प्री पैकेज्ड और लेबल वाले सामानों पर GST लागू किए जाने पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए। CBIC ने वस्तु और सेवा कर लगाने के उद्देश्य से प्री पैकेज्ड कमोडिटी की परिभाषा को स्पष्ट किया। इस परिभाषा के मुताबिक प्री पैकेज्ड कमोडिटी एक ऐसी वस्तु है जिसे खरीदार की अनुपस्थिति के कारण किसी भी प्रकार के पैकेज में रखा गया है ताकि उसमें निहित उत्पाद पूर्व निर्धारित मात्रा में हो। ये पैकेज सील बंद भी हो सकता है या नहीं भी। इसके अंतर्गत अनाज, दाल और आटे जैसे खाद्य पदार्थों के 25 किलोग्राम तक के सिंगल पैकेज को भी प्री पैकेज तथा लेबल्ड माना जाएगा। इस एकल पैकेज पर 5% की दर से GST लगाया जाएगा। हालांकि यदि खुदरा व्यापारी निर्माता या वितरक से 25 किलोग्राम का पैक किया गया सामान लाकर उसे खुले रूप में बेचता है तो इस पर GST नहीं लगेगा। साथ ही यदि सिंगल पैकेज में 25 किलोग्राम से अधिक मात्रा है तो उसे प्री पैकेज और लेबल वाली कमोडिटी की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अगली खबर है राज्य और केंद्रीय करों व लेवी पर छूट योजना ROSCTL। सरकार ने इस योजना को 31 मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस कदम से अतिरिक्त निवेश सृजित करने में मदद मिलेगी। इससे लाखों लोगों, विशेषकर महिलाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। ROSCTL के बारे में बात करें तो इस योजना के तहत निर्यातकों को निर्यात किए गए उत्पाद पर लागू करों और लेवी के मूल्य के लिए एक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जारी की जाती है। निर्यातक इस स्क्रिप्ट का उपयोग उपकरण और मशीनरी या फिर किसी अन्य इनपुट के आयात के लिए मूल सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। यूरो डॉलर समता। यूरो और US डॉलर के बाजार मूल्य समान स्तर पर पहुंच गए। इसका अर्थ ये हुआ कि विदेशी मुद्रा बाजार में $1 से 1 यूरो खरीदा जा सकता है। हालांकि यूरो एकमात्र ऐसी मुद्रा नहीं है जिसका अवमूल्यन हो रहा है। जापान की मुद्रा येन का भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मूल्यह्रास हुआ है। अगली खबर है विधिक माप विज्ञान पैकेज में रखी वस्तुएं दूसरा संशोधन नियम 2022। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की 1 वर्ष की अवधि के लिए QR कोड के माध्यम से कुछ अनिवार्य जानकारियां प्रकट करने की अनुमति दी गई है। ये प्रकटीकरण तब किया जाएगा जब इन्हें पैकेज में घोषित नहीं किया जाएगा। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों सहित सभी प्री पैकेज्ड वस्तुओं को पैकेज पर विधिक माप विज्ञान पैकेज में रखी वस्तुएं नियम 2011 के अनुसार सभी अनिवार्य जानकारियों को घोषित करना जरूरी है। जीरो
जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। वित्त मंत्रालय ने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किया है और इस तरह इन्हें प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956 की प्रतिभूतियों की सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में इस सूची में शेयर, स्क्रिप्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर आदि शामिल हैं। ZC-ZP बॉन्ड्स गैर सरकारी संगठनों की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण साधन हैं। इन पर गैर सरकारी संगठनों को परियोजना के पूरा होने के बाद मूलधन का भुगतान करने या फिर इसके बदले में कोई अन्य भुगतान करने की जरूरत नहीं होती है। सरकार ZC-ZP को किसी गैर लाभकारी संगठन द्वारा जारी एक लिखत के रूप में परिभाषित करती है। इन्हें किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत किया जाएगा। ये पंजीकरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियमों के अनुसार किया जाएगा। ये संगठनों या कॉरपोरेट्स को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित निधियों का उपयोग करने में मदद करेगा। साथ ही ये गैर लाभकारी संगठनों की अधिक पारदर्शी रूप में सहायता भी करेगा। अगली खबर है नाबार्ड से संबंधित। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये कृषि वित्त पोषण और ग्रामीण वर्ग के लिए केंद्रीय विनियामक निकाय है। नाबार्ड को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित किया गया था। नाबार्ड के कार्यों में शामिल है अपने वित्तीय, विकासात्मक और पर्यवेक्षी कार्यों के माध्यम से वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत की स्थापना करना। इसके अलावा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि का पर्यवेक्षण करना। टीकों की 2 बिलियन खुराक। भारत ने केवल 18 महीने में कोविड-19 के खिलाफ 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरकार ने जो टीके अनुमोदित किए हैं उनमें शामिल है कोविशील्ड। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। ये एक वायरल वेक्टर आधारित टीका है। इसका उपयोग इबोला वैक्सीन के निर्माण के लिए भी किया जाता है। दूसरा है कोवैक्सीन। इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। ये एक संपूर्ण विरियन निष्क्रिय कोरोना वायरस वैक्सीन है। इसका उपयोग इन्फ्लुएंजा, रेबीज और हेपेटाइटिस ए जैसे टीकों के निर्माण के लिए किया जाता है। स्पुतनिक वी, इसे रूस के गमालेया संस्थान ने विकसित किया है। ये संस्थान गैम, कोविड, वैक, कंबाइंड वेक्टर वैक्सीन के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। प्रोजेक्ट 75I। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75I के तहत प्रस्ताव के लिए अनुरोध पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 उन्नत पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट आई में 6 आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है। ये पनडुब्बियां फ्यूल सेल आधारित वायु स्वतंत्र प्रणोदन संयंत्र, उन्नत टॉर्पीडो आदि सहित समकालिक उपकरण, हथियार और सेंसर से युक्त होंगी। इस प्रोजेक्ट को रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत मंजूरी प्रदान की गई। इस मॉडल के अंतर्गत सरकार एक भारतीय शिपयार्ड का चयन करेगी। ये मॉडल मेक इन इंडिया के समग्र ढांचे के तहत विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं को भी नामित करेगा। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे त्योहारों के बारे में। अनायुट्टू, ये एक वार्षिक अनुष्ठान है। इसका आयोजन श्री वडक्कुनाथन मंदिर, त्रिशूर, केरल में किया जाता है। इसमें 50 से अधिक हाथियों को विशेष भोजन खिलाया जाता है। ऐसा भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस त्योहार का शुभारंभ वर्ष 1982 के खेलों के उद्घाटन समारोह की परेड में किया गया था। इस परेड में भाग लेने वाले हाथियों को स्वस्थ होने में मदद करने के लिए इस त्योहार का शुभारंभ किया गया था। आध्यात्मिक रूप से इस त्योहार का आयोजन किसी के जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। बोनालू, बोनालू त्योहार तेलंगाना के गोलकुंडा जिले में आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। बोनालू नाम बोनम शब्द से आया है। तेलुगु में इसका मतलब है भोजन या दावत। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार की उत्पत्ति 19वीं सदी के हैदराबाद में हुई थी। इसमें देवी येलम्मा को समर्पित धार्मिक समारोह शामिल है। देवी येलम्मा देवी महाकाली का क्षेत्रीय अवतार है। इसमें देवी को प्रसन्न करने और लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। छत्रपति संभाजी, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने की मंजूरी दे दी है। औरंगाबाद को मूल रूप से खड़की कहा जाता था। इसे वर्ष 1610 में मलिक अंबर ने बसाया था। दक्कन पर औरंगजेब के शासन के दौरान ये उसका मुख्यालय बन गया था और इस कारण इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया गया था। संभाजी छत्रपति शिवाजी, जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे,
उनके सबसे बड़े पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक बने। संभाजी को अपने लोगों और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए याद किया जाता है। संभाजी ने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे कि संस्कृत ग्रंथ बुद्धभूषण राजनीति पर है, नायिका भेद, नखशिख और सात शतक। इन पुस्तकों की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की थी। संभाजी वीरता, साहस और बलिदान के प्रतीक थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।